ओके, नमस्ते, स्वागत है आपका आज के सेशन में। और आज का जो विषय है, टॉपिक है कि हमारे जो बच्चे होते हैं, वो असल में दैवीय स्वरूप है। बच्चों को भगवान कहा जाता है। अगर मैं इसको ज्योतिष की भाषा में बताऊं, तो इसको बहुत सरल से समझ सकते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट हाउस होते हैं और हमारे बच्चे फिफ्थ हाउस। ये जो घर होते हैं कुंडली में, पहला दूसरा इस तरह से नौवा, यहाँ पे बारहवा, तो ये घर जो होते हैं ये बताते हैं कि हम जिंदगी में किस तरह से प्रोग्रेस करते हैं, कैसे हमारा इम्प्रूवमेंट होता है लाइफ में। जब हम पहले घर पे मेहनत करते हैं तो हमें फल मिलता है सेकंड भाव का, यानी कि हमारी वाणी, हमारा खाना, हमारा स्वरूप, ये सारी चीजें पहले भाव का फल दूसरे में मिलता है। तो ये हो जाता है धन, आपका बोलने का तरीका, आपका सब कुछ जो आपके आसपास है, एनवायरमेंट। जब आप अपने एनवायरमेंट को अच्छा कर लेते हैं, तो आप घर से बाहर निकलते हैं कुछ करने के लिए, कुछ जिंदगी में सोचते हैं डिफरेंट, क्योंकि इसके सामने भाग्य स्थान है जो जीवन के बारे में सोचने का स्थान है। तो ये थर्ड हाउस होता है। फोर्थ हाउस से होता है कि आप किस तरह से जो भी काम करते हैं उसको दिल से करें। यहाँ पे तो आपने आइडिया लगाया कि मुझे क्या करना चाहिए। और चौथा भाव बताता है कि आप एक बार जब फोकस कर लेते हैं लाइफ के बारे में, तो फिर उसे दिल से करिए। इसलिए चौथा भाव ये है। जब आप लगातार कोई काम करते हैं तो वो अपने आप में एक टैलेंट बन जाता है। वो अपने आप में आपका एक समझिए कि एक कला आ जाती है। वो आपके अंदर एक बहुत अच्छा गुण आ जाता है। और वो जो आपका गुण है, वो हमेशा अगले जन्म तक काम करता है। और पिछले जन्म में जो आपने टैलेंट लिया है, वो गुण आपका जल्दी इम्प्रूव हो जाता है। इसलिए पांचवा भाव पिछले जन्म का है। और साथ में ये पांचवा भाव बच्चों का है। तो इस बात को मैं समझाना चाहता हूं यहाँ पर कि आपकी जिंदगी में जो आपके बच्चे हैं वो आपका ही एडवांस वर्जन है। जैसे कि हम किसी भी चीज का एडवांस वर्जन देखते हैं, वो आपके बच्चे आपका पिछले जन्म में जो आपने किया, या ये समझिए कि आपके जो सब कॉन्शियस माइंड है उसका एडवांस वर्जन है। या ये समझिए कि आपके बच्चे आपके सब कॉन्शियस माइंड का एक रिफ्लेक्शन है। या फिर ये सोचिए कि आपके बच्चे आपके मन में छुपे हुए भाव का एक स्वरूप है। या फिर ये समझिए कि आपके बच्चे वो चीजें सीखते हैं जो आपके अंदर छुपी हैं, मन में, किसी गुण के माध्यम से, किसी टैलेंट के माध्यम से, या अवगुण निगेटिव फैक्टर के माध्यम से। इसका मतलब है कि आपको जिंदगी में क्या मिलता है, जो आप बार बार चीजों पे ध्यान देते हैं, सोचते हैं। अगर आपका ध्यान इस पे है तो लगातार वो मिलेगा। अब किसी किसी इंसान का पांचवा भाव ब्लॉक होता है, प्रॉब्लम होती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों के लिए इसका एक कनेक्शन होता है। बच्चों के लिए दो चीजें काम करती हैं, जो मदर एंड फादर। अब इन दोनों फैक्टर को मैं थोड़ा सा बड़े रूप में बता देता हूं कि हमारी जिंदगी में जो बच्चे आते हैं वो किस तरह से आध्यात्मिक रूप से आते हैं। आप ये सोचिए कि यहाँ पे अगर फादर है, ओके, यहाँ पर मदर। आप एक चीज ध्यान से समझना कि मदर जो होती है वो एक प्रकृति का स्वरूप है, और फादर जो है वो पुरुष है। पुरुष का मतलब होता है लॉजिकल माइंड। पुरुष पुरुष का मतलब है कि जो एनर्जी है लाइफ में, जो मैनिफेस्ट होनी है, लेकिन उसको केयर करने के लिए, उसको संभालने के लिए, उसको स्वरूप देने के लिए ये प्रकृति काम आती है। ओके। तो प्रकृति जो होती है यानी मदर, वो एक एनवायरनमेंट देती है, एक समझिए केयर करने के लिए है। मदर का काम है केयर करना। फादर है उन गुणों को, यानी कि जो संतान है वो फादर के फैक्टर से, यानी वाई फैक्टर से संतान का स्वरूप बनता है।
गुणों के माध्यम से, शरीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि शरीर जो भाग है वो मदर से आता है, और जो गुण है, गुण मतलब जो जेनेटिक इफेक्ट है वो ज़्यादा फादर से मिलता है। ओके, कुछ फैक्टर्स यहाँ से आते हैं, वो एक अलग फील्ड है, लेकिन मैंने एक ओवरऑल बताया है। अब इसका मीनिंग क्या है, अब हम समझेंगे कि आगे हमें क्या समझना होगा लाइफ में, कि आपको सबसे अच्छा क्या है कि अगर बच्चों के भविष्य की आपको चिंता है तो आप हमेशा याद रखें कि जो आपकी कुंडली है उसका पांचवा भाव, आप चाहते हैं कि पांचवा भाव स्ट्रोंग हो, तो हमेशा सात चक्रों के माध्यम से उस बात को समझ लें कि सहस्त्रार चक्र का मतलब है पिता, और आज्ञा चक्र है माता, और संतान है नीचे शनि के रूप में मूलाधार, सूर्य पिता है और शनि पुत्र है। ये अगर ज्योतिष का आपको जानकारी होगा तो पता चलेगा कि सूर्य जो होता है वो पिता होता है, और शनि जो है, सूर्य शनि, तो सूर्य पिता है, शनि संतान है। शनि का मतलब ये, अगर इसका आप देखेंगे तो ये जो है एक तरह से ना पुरुष है ना स्त्री है, जैसे बुध का स्वरूप होता है ऐसे होता है, इसलिए इसको जो है हम दोनों रूप में देखते हैं। ओके, तो शनि जो है संतान है, ना कि पुत्र। पुत्र और पुत्री दोनों का स्वरूप है, और इसको हम आध्यात्मिक भाषा में अगर बोलें तो जीवन जो है, जीवन का दूसरा नाम है शनि से सूर्य की यात्रा। शनि, जीवन का मतलब है कि हम मूलाधार से सूर्य की तरफ, ओके, सत्य की तरफ, यहीं से ये एक संतान के रूप में शक्ति आती है फिजिकल फॉर्म में, और फिर वापस वो ऊपर आती है। तो कुल मिला के ये एक साइक्लिक प्रोसेस है सात चक्रों की भाषा में। अब हमें ये समझना है कि हमारी जो संतान है वो हमारा ही स्वरूप है। शनि भी जो है वो सूर्य का ही स्वरूप है। ओके, इस चीज को हम आध्यात्म से भी समझ सकते हैं। सूर्य क्या होता है, एक राजा है, और शनि जो है वो प्रजा है। राजा और प्रजा दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो वैसे है कि ये एनर्जी देने वाला है, ये एनर्जी रिसीविंग है, एनर्जी मैनिफेस्ट करता है। तो दोनों का इम्पोर्टेंस है अपनी जगह पे। अब इसको हम संतान के बारे में और समझते हैं कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को समझना है, और हमें बेहतर समझना होगा कि हमारा जो संतान के बारे में हम जो सोचते हैं कि किस तरह से हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि मेरा आज का जो टॉपिक है वो है हाउ योर किड्स आर योर गुरु। आपके जो बच्चे हैं वो आपके गुरु। गुरु का मतलब यहाँ पर उस आध्यात्मिक सेंस से आपको लेना है, क्योंकि आप ये हो और इसका जो बेटर वर्जन है वो ये है। तो यहाँ से आप सीख सकते हैं। ओके, अब कैसे सीखना है जिसको हम प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि रोजमर्रा की जिंदगी में इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं। ओके, नंबर वन, जो बच्चे होते हैं, स्टार्टिंग से मैं स्टार्ट करता हूँ। आप, जब मैं बच्चों की बात करता हूँ तो आप इतना याद रखें कि एज 10, 7 to 10 आप समझ सकते हैं। ओके, 7 to 10, 7 साल से 10 साल की एज तक के जो बच्चे हैं उनके ऊपर डिवाइन एनर्जी, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्वरूप ज़्यादा होता है, इसलिए वो हमारे लिए गुरु की तरह होते हैं। बच्चों को भगवान का स्वरूप क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनके जो चक्र है, उनके अंदर जो हीलिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा होती है। तो आप अगर बच्चों से एक इमोशनली कनेक्ट होंगे तो आपका भी जो है सेवन, जो आज्ञा चक्र है वो भी इफेक्टिव होगा, एक हीलिंग मिलेगी। मतलब आप अगर हीलिंग बढ़ाना चाहते हैं अपनी भी और बच्चों के लिए भी, आप अच्छा करना चाहते हैं, तो हमेशा उनको एक टच थेरेपी, मतलब उनको हमेशा जो है जितना भी हो सके बच्चों को एक इमोशनल टच चाहिए। टच का मतलब है इमोशनल टच से, और इमोशनल टच एक ऐसा फैक्टर है जो हर इंसान को
अच्छा लगता है, लेकिन बच्चों के लिए अगर आप इसको इमोशनल टच को रखेंगे तो हमेशा हीलिंग बच्चों का भी होगा और आपका भी होगा। और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर सोर्स ऑफ हीलिंग, सोर्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा है। इसीलिए यू कैन रेस्पेक्ट दैट हीलिंग, इट इज़ कमिंग थ्रू डिवाइन एनर्जी। नंबर 2 पॉइंट, अगर मैं बोलूँ कि जो हमारे बच्चे होते हैं, अगर हम बोलें कि ये पेरेंट्स किड्स, अब मैं आपको कुछ डिफरेंस बताऊंगा जो हम बच्चों से सीख सकते हैं। नंबर 1, जो बच्चे होते हैं अप टू द एज ऑफ 7, आप समझें, वो ज़्यादा जो है उनका जो इंटेलिजेंस फैक्टर है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, ये आज की साइंस का एक वर्ड है, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये ज़्यादा होता है। पेरेंट्स क्योंकि वो अपने आप को लाइफ में मेटलिस्टिक चीज़ों में बिजी रहते हैं, इसलिए उनका जो है लॉजिकल फैक्टर ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो एक रूल है कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज एक्चुअली द हायर एनर्जी देन द लॉजिकल। हम जिंदगी में लॉजिकल सोचते हैं, लेकिन बच्चों में इमोशनल इंटेलिजेंस ज़्यादा होता है। ओके, तो इसकी वजह से किड्स आर गुरु एंड यू कैन लर्न फ्रॉम देम फ्रॉम स्मॉल एक्टिविटीज। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज, आप देखेंगे कि जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी, मतलब उनके अंदर होता है कि जैसे कि टॉयज, बच्चे खिलौनों से भी उनको रियल समझते हैं। हमारे लिए खिलौना जो है खिलौना है, बट बच्चों के लिए अगर बच्चा एक कार लेके खेलता है तो वो उसके साथ कैसे अटैच होता है, आप उसे अगर ध्यान से देखेंगे तो बच्चा एक टॉय की जो कार है उसको भी उतना ही रियल समझेगा जैसे आप अपनी कार को समझते हैं। और हो सकता है कि आप जितना समझते हैं उससे कई गुना ज़्यादा बच्चा उस कार से अटैच हो जाता है। एक इसको हम आध्यात्मिक भाषा में समझ सकते हैं कि हमें इस भावना को कि कण कण में भगवान है, कण कण में जो भगवान हम बोलते हैं, लेकिन उस चीज को हम एक्सपीरियंस नहीं करते, उसको एक्सप्लोर नहीं करते, उसको समझ नहीं पाते, उससे जुड़ नहीं पाते। लेकिन आप देखें कि बच्चे इस बात को ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, उनका जो इमोशनल इंटेलिजेंस एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए उनके लिए एक टॉय भी उतना ही अटैचमेंट है उससे जो एक रियलिटी में होता है। तो ये एक अच्छी बात है, अटैचमेंट हम भी अगर अपनी कार से, अपने घर से, अपने आसपास की चीज़ों से अटैचमेंट करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा। ये मैंने बाकी सेशंस में बताया है कि हमें लाइफ में बच्चों से सीखना चाहिए कि हम आसपास की चीज़ों को भी उतना रिस्पेक्ट करें। ये ना सोचें कि ये मटेरियल है, ये मैटर है, इसमें कोई चेतना नहीं है। चेतना आप ला सकते हो हर चीज़ में, चाहे वो आपका मोबाइल है, चाहे आपका वो कार है, गाड़ी है, कुछ भी है, सब चीज़ों में आप एक इमोशनल बॉन्डिंग लाएं। ये आप बच्चों से सीख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है फूड के बारे में। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें नेचुरली सात्विक फूड, उनकी जो आत्मा है वो सात्विक फूड पसंद करती है। मतलब उनको कोई ज़्यादा टेस्ट, अगर ज़्यादा आपने साल्टी खिलाया, ज़्यादा आपने मिर्च खिलाई, कुछ भी है, एवरीथिंग जो टेस्ट से कनेक्टेड है वो उन्हें पसंद नहीं होती है। और हम क्या करते हैं कि बहुत जल्दी ही हम फास्ट फूड या किसी न किसी रूप में हम सिखाना उनको खिलाना शुरू कर देते हैं, और इस वजह से वही चीज़ उनकी लाइफ में राहु की निगेटिविटी के रूप में आती है, और जिस वजह से उनको हेल्थ प्रॉब्लम और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल ना खिलाएं, बट याद रखें कि बच्चों को जितना भी सिंपलेस्ट आप खिलाएंगे वो बच्चों के लिए लाइफ लॉन्ग फ़ायदा करेगा। हम जल्दबाजी ना करें। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि अगर बच्चे का बर्थडे है, बच्चा अगर 4 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, तो हम क्या करेंगे कि उसका बर्थडे मनाएंगे और केक उसको खिलाएंगे, या फिर समझिए बर्गर है, बाहर जा रहे हैं कि चलो इसको टेस्ट करा देते हैं, और फिर हम उसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं कि ये बर्गर भी खा सकता है, ये सब कुछ खा सकता है, वट एवर। बट ऑलवेज अवॉइड दीज फास्ट फूड, क्योंकि बच्चे की जो आत्मा है, उसकी जो बॉडी है, वो नेचुरल चीज़ों को ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन आपने उसको आदत डाल दी एक बार हाई टेस्ट की, तो फिर वो निगेटिवली जो है टेस्ट की तरफ बढ़ जाएंगे। ओके, दूसरा फैक्टर है इनोसेंट।
इनोसेंट का मतलब है एक तरह से उनके अंदर जो ऑनेस्टी लेवल है वो बहुत हाई होता है, यानी कि शनि फैक्टर जो है, सरलता और जो इनोसेंस फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा होता है आपके जो पेरेंट्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि वो ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक वे में सोचते हैं, तो दैट आर वेरी मच डिप्लोमेटिक। वो बच्चों को बच्चा बोल के और उनसे उतना तरह से एक्सप्लेन नहीं करते चीज़ों को। अगर बच्चा कुछ पूछता है इनोसेंटली तो हम उसको कई बार जो है मना कर देते हैं या अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो जितना इनोसेंटली बच्चा पूछता है उतना इनोसेंटली बच्चे को जवाब देना चाहिए, एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि बच्चा जो होता है वो शनि का रूप है। शनि मतलब इनोसेंट रूप है और वो रिसर्च बहुत करता है। लाइफ का दूसरा नाम है रिसर्च, जिसको हम एक्सप्लोर को बोल सकते हैं। लेकिन हम बड़े होकर एक्सप्लोर का हमें टाइम नहीं होता, हम सिर्फ लाइफ में मनी या फिर नॉर्मल डेली लाइफ का प्लेजर्स, मेटलिस्टिक, ये सब चीज़ों में दौड़ते हैं। बच्चे जो होते हैं वो बहुत एक्सप्लोर करते हैं। आप उनको उनके इस छोटे छोटे सवाल को अच्छे से सुने, समझे और जवाब दें, तो अपने आप बड़े होकर उनका जो वो हैबिट है एक्सप्लोरेशन का, वो उनको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस बना सकता है लाइफ में। इसलिए आप बच्चों से सीखें कि आप उनकी तरह एक्सप्लोर करना सीखें लाइफ में। ओके। पेरेंट्स जो होते हैं वो माइंड ओरिएंटेड होते हैं और बच्चे जो हैं वो हार्ट ओरिएंटेड होते हैं। माइंड ओरिएंटेड मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड, मतलब कुछ भी बात होगी हम सीधे बच्चे को शॉर्टकट में कुछ चीज़ें बताएंगे। जैसे कि बच्चा जो है प्रोसेस ओरिएंटेड है और हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। हार्ट से काम लेता है बच्चा। अब इसको हम क्या समझ सकते हैं कि बच्चे को कोशिश करें कि जो भी वो उसके सवाल हैं या जो भी उसकी समझिए कि बच्चा रो रहा है या कुछ भी है, तो हम क्या करते हैं शॉर्टकट में उसको मोबाइल दे देंगे या उसको चुप करने के लिए टॉफी दे देंगे या कुछ भी, मतलब शॉर्टकट में उसको शांत कर देंगे। उसकी प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे और फिर क्या होगा कि वो वही उसका बैड हैबिट बन जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज लर्न दैट योर किड्स शुड लर्न द रियलिस्टिक नॉलेज ऑफ एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ, नॉट शॉर्टकट। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये बच्चों को 7 ईयर्स की एज तक, स्पेशली 5 ईयर्स तक आप सिखाएंगे तो लाइफ में वो आगे चल के उसी वे में जल्दी फास्ट लाइफ में सक्सेस उसको मिल सकती है। ओके। उसके बाद आता है वैक्सीनेशन फैक्टर, जिसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। क्योंकि बच्चों के अंदर नेचुरली मिट्टी में खेलना, पानी में खेलना, मस्ती करना, बाहर समझिए कि बाहर का एनवायरनमेंट वो उसे अच्छा लगता है। और देखा जाए तो सबसे बड़ा जो वैक्सीनेशन है वो नेचर है। बच्चे को सर्दी गर्मी सारी चीज़ों में एक एक्सपीरियंस देना चाहिए। आप क्या करते हैं कि बच्चे को थोड़ी सी भी मिट्टी ना लग जाए, थोड़ा सा भी धूप ना लग जाए, थोड़ा सा भी वो ना हो जाए प्रॉब्लम, और बच्चे को नेचर से दूर कर देते हैं। जबकि बच्चा जानता है, बच्चे की आत्मा जानती है कि नेचर के पास जाना ही बेहतर है। अगर बचपन में नहीं जाएगा तो जब बीमार होगा तो वापस उसे आना पड़ेगा नेचर के गोद में। इसलिए मदर नेचर के पास बच्चे को रखें। और ये जो वैक्सीनेशन है, इम्यूनाइजेशन है, ये असल में सब बिजनेस फिलॉसफी है। क्योंकि इसके पीछे बहुत बड़ा ड्रग माफिया होता है जो लोगों को उस तरह से समझिए कि इनको एक रैकेट होता है और उनका मकसद पैसों को किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो इस चीज़ को आप बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करें। सबसे अच्छा इम्यूनाइजेशन नेचर का है। ये एग्जाम्पल बड़े बूढ़ों की तरफ से मैं दे सकता हूँ कि जो हमारे पूर्वज रहे हैं या फिर हमारी जो एनवायरनमेंट रहा है, उससे आपको नेचर से जो वैक्सीनेशन मिलेगा, इम्यूनाइजेशन मिलेगा, आपको फिर वैक्सीनेशन की और इम्यूनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप कर सकते हैं अगर आप नेचर के पास नहीं लाएंगे, बट इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं और इसे दूर ले जाने के नेचर से तो भी साइड इफ़ेक्ट हैं। और इस चीज़ को आप खुद अपने आप समझें, खुद रिसर्च करें। ये मेरा अनुभव है, हो सकता है कि आपको इस चीज़ में एग्री ना हो, तो आप उस चीज़ को अपने हिसाब से समझ सकते हैं। बट मेरे अनुभव से नेचर से बड़ा वैक्सीनेशन नहीं होता है कुछ भी। आगे जैसे मैंने ये बताया, नेचर, इसमें बारिश भी आती है, मिट्टी, धूप, यानी कि बच्चों को हर चीज़ में चांस देना चाहिए सीखने का। ओके।
उसके बाद आता है ट्रीज एंड एनिमल्स। आपने देखा होगा कि बच्चों को ट्रीज, एनिमल्स, नेचर उनसे बहुत लगाव होता है इमोशनली, और वो छोटी छोटी उनकी जो हरकतें होती हैं उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। हम लोग भी समझते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग हमेशा बच्चों को ट्रीज, प्लांट से इनसे दूर रखते हैं। तो इसमें मैंने क्या बताना चाहता हूँ कि आप हमेशा बच्चों को जितना भी हो सके उनको गार्डनिंग, उनको प्लांट के बारे में, उनको आसपास के जो प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनका नाम और वो उसका क्या बेनिफिट है और उनको कैसे हम केयर कर सकते हैं प्लांट्स को, और कैसे हम उनसे आयुर्वेदा सीख सकते हैं या उनका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे कि हमारी संस्कृति है। तो बच्चों को अगर आप बचपन में नहीं सिखाएंगे तो बाद में चल के वो कभी नहीं सीखेंगे। इसीलिए बचपन में आप सिखाएं कि हम ट्रीज की जो पूजा करते हैं, पूजा का मतलब है कि हमें पूजा होता है ये सहस्त्रार चक्र, और पेड़ को समझना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में एक्सप्लोर करना, उनसे दिल से जुड़ देना। हृदय चक्र मतलब दिल से जुड़ना, विशुद्धि चक्र का मतलब है उनसे कम्युनिकेट करना, प्लांट से जुड़ जाना, आज्ञा चक्र इमोशनली कनेक्ट हो जाना, सहस्त्रार चक्र का मतलब है वननेस, मतलब आपको और पेड़ में कोई फर्क नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि पेड़ में भी वही चेतना है और हम में भी वही चेतना है। तो 7 चक्रों से इस चीज को समझ सकते हैं, और बच्चों को हमेशा मौका दें कि पेड़ के बारे में समझें। इसीलिए बच्चे जो है नेचुरली इंटरेस्टेड होते हैं, और इसलिए वो हमारे गुरु हैं। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो बच्चों की इमोशंस होती हैं, यानी क्राई फैक्टर, जो इंसान अच्छे से रोना जानता है, अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करना जानता है थ्रू क्राई, वो एक्चुअल में द राइट पर्सन, द राइट ह्यूमन बीइंग, द राइट इमोशनल फैक्टर जितना भी है, वो बच्चों में बहुत अच्छा होता है। और हम बड़े हो जाते हैं तो हमारी जो इमोशंस हैं वो ब्लॉक रहती हैं। हम ज़्यादातर क्या सोचते हैं कि कौन क्या सोचेगा, कौन क्या बोलेगा, और समथिंग लाइक दैट। तो आप क्या करें कि आप अपने इमोशंस को कभी भी मतलब एक्सप्लोर करें। ये कैसे हो सकता है? आप जो भी दिल से करना चाहेंगे, जब आप करेंगे, इस चक्र पर आएंगे, मेहनत करेंगे, किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, क्रिएटिव बन जाएंगे, दिल से उस काम से जुड़ेंगे, और फिर उस काम से एक कम्युनिकेट करेंगे, तो आपके अंदर इमोशंस भर जाएंगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं। अगर सोचे कि आपने डांस सीखा, कोई भी डांस, आप भरतनाट्यम या फिर जो अपने कल्चरल डांस हैं, तो आप जब उसे प्रैक्टिस करते हुए उससे जुड़ जाएंगे, तो हर एक डांस फॉर्म आपके अंदर एक कनेक्टिविटी पैदा करेगा, इमोशनल कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन जो है क्राई फैक्टर देगा आपके अंदर। आप हमेशा एक भावनाओं से भरे होंगे, आप हर सिचुएशन को समझने वाले इंसान बनेंगे, किसी इंसान के दिल में क्या है वो समझ सकते हैं, हर चीज़ों से कनेक्ट हो जाएंगे, और आपका हमेशा एक हीलिंग एनर्जी मिलेगा। इमोशनल फैक्टर जो होता है ये हीलिंग फैक्टर बढ़ा देता है। तो बच्चों के अंदर इमोशनल, क्राई और हीलिंग फैक्टर इसलिए ज़्यादा होता है। जो इंसान रोना जानता है दिल से, वो इंसान का हीलिंग उतना ही ज़्यादा होता है। जिसको रोना नहीं आता है, वो समझिए कि उसके अंदर प्राकृतिक एनर्जी, हीलिंग एनर्जी नहीं आ सकती कभी ज़िंदगी में। आगे पॉइंट बताना चाहूँगा कि अ, जो बच्चे होते हैं, बच्चों की जो लैंग्वेज लर्निंग है, लैंग्वेज मतलब आप खुद सोचिए कि आप क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है, आपका जो नॉर्मल बिहेवियर है, वो बच्चे बहुत जल्दी कैच करते हैं। और आप जो भी सिखाएंगे भाषा, वो इतना फास्ट सीखेंगे कि अगर वही भाषा आप सीखना चाहेंगे, आप नहीं सीख सकते। इसका रीज़न यही है कि बच्चों का जो चक्र होते हैं, हीलिंग होते हैं, वो ऑटोमेटिकली जो है उनके सभी चक्रों पे एक अच्छा एक्सप्लोरेशन होता है। तो आप बच्चों से सीख सकते हैं कि बच्चे कितने इनोसेंट होते हैं, हृदय से भरे होते हैं, और वो कुछ भी चीज़, टैलेंट वाली चीज़ बहुत फास्ट सीख सकते हैं। तो अगर आपके अंदर भी वो इमोशनल फैक्टर है, वो एक बचपना है, आप हमेशा बड़े होकर भी बचपन अपने अंदर बनाए रखें। ऑलवेज बी लाइक चाइल्ड, नेवर लॉस्ट योर चाइल्डहुड।
अपने बचपन को अपने अंदर कभी मरने ना दें, उसे हमेशा जिंदा रखें और जब भी मौका मिले बच्चों के साथ मस्ती करें, खेलें और बच्चा बन जाएं। फिर देखें कि आपके अंदर एक भाव जो होगा प्रकृति से जुड़ने का, इस दुनिया से जुड़ने का, आपकी जो प्रेयर्स है, आपकी जो भाव है, हम भगवान की जो पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, वो सभी तभी ज़्यादा अच्छे से सुने जाते हैं जब आपके अंदर एक बचपना हो और बचपने की क्राई फैक्टर हो। अगर आप भगवान के सामने भगवान के लिए बच्चे की तरह रोना नहीं जानते, तो समझिए कि आपकी भगवान नहीं सुनेगा। ये बात वैसे ही है जैसे एक बच्चा जब रोता है तो उसकी माँ उसका ख्याल ज़्यादा रखती है। अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ समझेगी सब ठीक है। और ऐसे ही ये चीज़ हम सीख सकते हैं, वी कैन लर्न फ्रॉम किड्स, फ्रॉम चिल्ड्रन, कि बच्चे जो होते हैं उनका जो क्राई फैक्टर है वो असल में कनेक्टिविटी है, connectivity to mother, connectivity to this universe, connectivity to the spiritual energy, whatever you can say। तो आपको ये बात समझनी होगी कि ज़िंदगी में हमेशा अपनी भावनाओं को इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखें कि आपको कभी थकावट ना हो। जब आप ऊपर के चक्रों में रहते हैं, ये जो 7 चक्र है इनमें आज्ञा चक्र जो है वो है चंद्रमा का, जो कि भावनाओं का है। उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे तो ऑटोमेटिकली लाइफ में वो सब आपको मिलेगा जो आप चाहते हैं। अपने आप आपके कॉन्टेक्ट्स ऐसे बनेंगे, अपने आप आपको ऐसी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगी। यानी कि आपने अगर चाहा कुछ और आप चाहते हैं कुछ अट्रैक्ट करना लाइफ में, तो वो अट्रैक्ट कब होगा? जब आप आज्ञा चक्र पे आएंगे। आज्ञा चक्र का मतलब सीधा सा है कि आप भावनाओं से भर के रहें, आपके अंदर एक बचपना रहना चाहिए, आप मस्ती कर सके, आप कभी भी बदल सके। ये फैक्टर एक तरह से और समझ सकते हैं। जो हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, आप यहाँ से समझे इस बात को। हम भगवान की पूजा करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, उनको बहुत मानते हैं, लेकिन हम उनको जानते नहीं हैं। जानने का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के अंदर सबसे बड़ी चीज़ क्या थी जिसकी वजह से वो भगवान हैं, वो अगर हमने जान ली तो हम भी कृष्ण के रूप में खुद, जैसे बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे अंदर भी ब्रह्म है, हम भी कृष्ण स्वरूप हैं। लेकिन सिर्फ बोलने से कृष्ण स्वरूप नहीं बन जाएंगे, हमें खुद समझना होगा उस स्टेप्स को, वहाँ पे पहुँचने का। वो कैसे समझेंगे? उसके लिए है श्री कृष्ण की में जो 16 कलाएं थी, वो कलाएं क्या थी उनको आप भी सीखें। उनमें एक कला थी कि वो एक ही समय पर बहुत जल्दी, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई थी उनमें। जैसे कि एक बच्चा कैसे होता है, वो थोड़ी देर के लिए लड़ाई करेगा, तुरंत अपने, जैसे कि आपस में बच्चे लड़ते हैं, तुरंत फ्रेंड बन जाएगा। यानी कि उसका जो मतलब थोड़ी जल्दी खुश हो जाएगा, जल्दी नाराज हो जाएगा। वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको भले ही छोटी लगे, बट वो बड़ों में भी होनी चाहिए कि आप अगर किसी के प्रति आपको गुस्सा है, नाराज है, तुरंत आपके अंदर एक सॉफ्ट कॉर्नर होना चाहिए लाइफ में कि आप तुरंत जो है, एटलीस्ट आपके भाव जो हैं वो इतने सॉफ्ट हों कि आप फ्लेक्सिबल बन जाएं। क्योंकि ये जो 7 चक्र हैं, ये सॉलिड से लेके गैस की यात्रा है। ये आप यहाँ पर बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर आप समझिए कि एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं, उससे बाहर नहीं निकल सकते। ये जो है मूलाधार चक्र, ये आपको सॉलिड बनाता है, मतलब स्ट्रिक्ट बनाता है। आप जल्दी से चेंज नहीं होते हैं। आपके कुछ, आप ज़िंदगी में आपने कुछ चीज़ें सीख ली हैं जिसके लिए आप सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, ये कैसे होगा, मतलब आप अपने ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। आपको क्या करना होगा? सॉलिड से लिक्विडिटी पे आना पड़ेगा। लिक्विडिटी मतलब चेंजिबिलिटी। चेंजिबिलिटी मतलब आपको समझिए कि लाइफ में एक सॉफ्टनेस लानी होगी, चेंज अपने अंदर लाना होगा। और वो चेंज कैसे आएगा? जब आपका लाइफ में एक टारगेट होगा, मिशन होगा। टारगेट, मिशन, या फिर एम ऑफ लाइफ, या पर्पस ऑफ लाइफ, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं बोलूं कि जितने भी चीज़ें मैं बताता हूं उनमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो है पर्पस ऑफ लाइफ। अगर कोई इंसान का कोई पर्पस ही नहीं है ज़िंदगी का, तो वो ये सारी चीज़ें समझने में इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। पर्पस का मतलब है कि अगर
आप एक रास्ते पर चल रहे हैं और आपको मालूम नहीं कि जाना कहाँ है, तो आप इधर उधर किधर भी भटक सकते हैं। लेकिन जब आपको मालूम है कि मेरा टारगेट है यहाँ पहुँचना, तो अपने आप साइड की जो फालतू की चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और सीधे वहाँ पर चले जा सकते हैं। ये बात और सरल तरीके से आप समझ सकते हैं कि लाइफ में फ्लेक्सिबल बने, बच्चों से सीखें। इसलिए ये जो टॉपिक है ये है कि आप फ्लेक्सिबल बने, बच्चों की तरह बहुत कोमल बने, कोमल हृदय बने अपने मन को, आत्मा को। और जब आप सॉफ्ट बन जाते हैं तो आपका जो माइंड है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। आपका लॉजिकल माइंड हो सकता है बहुत तेज हो, यहाँ पर लॉजिकल मतलब आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं, डेली लाइफ की चीज़ों को समझ सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन लाइफ के बड़े टॉपिक्स, लाइफ की बड़ी चीज़ें, इवन मेमोरी, इवन खुश रहना, इवन दूसरों को हील करना, दूसरों के मन की बात समझना, वो सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप फ्लेक्सिबल होंगे लाइफ में और ऊपर जाएंगे। ओके। तो ये बहुत ही छोटी सी बात को मैं बड़े एक्सप्लेन कर रहा हूँ ज़्यादा, लेकिन इतना याद रखें कि जो नीचे वाला चक्र है ये है बेहोशी का चक्र। आप जीवन में इस चक्र में बेहोशी में जीते हैं। बेहोशी का मतलब आपको पता ही नहीं है आप क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, बस एक चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। एक साइक्लिक प्रोसेस है, उससे आपको जागना है। और ये जागने की प्रक्रिया है 7 चक्रों को समझना और ऊपर जाना। और इसको मैं अलग अलग तरीके से बताता हूँ, जैसे कि गुड पेरेंटिंग की तरह से बता रहा हूँ। ये सारे चक्र आप अपने बच्चों से सीख सकते हैं, 10 साल और या 7 साल की उम्र तक के बच्चों से। ओके। तो बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी हम अगले नेक्स्ट सेशन में बताते हैं बाकी। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसी टॉपिक को अगले सेशन में शुरू करते हैं। ओके, थैंक यू।